नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि अलग-अलग तरह के स्रोत हैं। बिल्कुल। विज्ञान की दुनिया से भी और वैश्विक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर भी। हाँ, काफी विविधता है राज। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब विषयों से जो सबसे अहम जानकारी है या जो अनोखे पहलू हैं उन्हें निकालें। कम समय में गहरी समझ बनाने की कोशिश। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खोज विज्ञान जगत से अल्ट्रामैग्नेट्स नाम के पदार्थों की एक नई श्रेणी पता चली है। जी। और मजे की बात यह है कि भारत के ही SNBNCBS के वैज्ञानिकों ने क्रोमियम एंटीमोनाइड यानी CRSB में एक ऐसा गुण खोजा है जो काफी हैरान करने वाला है। हाँ बिल्कुल, इसमें जो सबसे कह सकते हैं अनोखी बात है वो है इसकी दिशा निर्भर चालकता, मतलब DDCP। अच्छा, DDCP ये क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब बिजली मतलब करंट क्रिस्टल की एक दिशा में बहता है तो ये एन टाइप कंडक्टर बन जाता है, इलेक्ट्रॉन आधारित। ओके। लेकिन जैसे ही आप दिशा बदलते हैं, मान लीजिए करंट सतह के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर बहता है, तो वही पदार्थ पी टाइप बन जाता है, होल आधारित चालक। है एक ही चीज बिना किसी मिलावट या बदलाव के? जी हाँ, एक ही पदार्थ दो बिल्कुल अलग तरह के बर्ताव दिखा रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सोलर सेल या थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं जिनमें N और P टाइप दोनों लगते हैं। बिल्कुल, उनके लिए हमें अब तक या तो दो अलग पदार्थ लेने पड़ते थे या फिर डोपिंग करनी पड़ती थी। हाँ। पर CRSB के साथ हो सकता है कि ये डिवाइस ज्यादा सरल बन जाएं, छोटे हो जाएं, शायद सस्ते भी। ये तो पूरी तकनीक बदल सकता है फिर। संभावना तो है। ये सेमीकंडक्टर की जो हमारी समझ है उसको ही एक तरह से चुनौती देता है, और स्पिनट्रॉनिक्स जैसी जो भविष्य की तकनीकें हैं, हाँ आपने बताया, उनके लिए भी इसके काफी गहरे मायने हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये क्रोमियम और एंटीमनी से बना है, जो कि पृथ्वी पर आराम से मिलने वाले तत्व हैं। रोजमर्रा के जीवन को आजकल काफी प्रभावित कर रही है GPS सिग्नल में हेरफेर। हाँ, ये एक बढ़ता हुआ खतरा है। हमने सुना भी है दिल्ली जम्मू फ्लाइट लौट आई, हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों के भटकने की खबरें। क्या ये सब इसी से जुड़ा हो सकता है? बहुत हद तक संभव है। देखिए, ये दो तरह का होता है। एक है जैमिंग, जिसमें सिग्नल को बस ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। हाँ। और दूसरा है स्पूफिंग। ये ज्यादा खतरनाक है। इसमें नकली सिग्नल भेजकर रिसीवर को, मतलब आपके GPS सिस्टम को धोखा दिया जाता है। धोखा कैसे? सिस्टम को ये यकीन दिला दिया जाता है कि वो सही जगह पर है, सही रास्ते पर है, जबकि असल में उसे कहीं और ही ले जाया जा रहा होता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और आंकड़े देखें तो 2024 में रोजाना करीब 700 स्पूफिंग घटनाएं दर्ज हुई हैं, खासकर रेड सी, फारस की खाड़ी और रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र जैसे इलाकों में ये बहुत हो रहा है। तो फिर विमान या जहाज चलते कैसे हैं? मतलब अगर GPS पर भरोसा ही नहीं रहा तो पायलट या कप्तान क्या करते हैं? सौभाग्य से बैकअप सिस्टम होते हैं। विमानों में INS होता है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। अच्छा। वो विमान की अपनी गति, दिशा, इन सब से स्थिति का अंदाजा लगाता है। और पुराने भरोसेमंद रेडियो नेविगेशन सिस्टम जैसे VOR, DME भी होते हैं। और जहाजों के लिए? समुद्री जहाज मैनुअल स्टीयरिंग पर जा सकते हैं या फिर मल्टी कॉन्स्टलेशन GNSS रिसीवर इस्तेमाल करते हैं। GNSS ये GPS से अलग है? GNSS एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें सिर्फ अमेरिकी GPS ही नहीं, रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो, चीन का बेडू, ये सब शामिल हैं। तो एक सिस्टम में दिक्कत हो तो दूसरे से सिग्नल मिल जाता है। अच्छा, मल्टीपल ऑप्शन। जी। और भारत का अपना नाविक सिस्टम भी तो है। इसकी जरूरत हमें कारगिल युद्ध के समय खास तौर पर महसूस हुई थी, जब अमेरिका ने GPS एक्सेस रोक दिया था। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, GPS सिग्नल की तरह ही एक और अदृश्य चीज है जो हमारे जीवन पर असर डाल रही है, और ये तो हमारे शरीर के अंदर तक पहुंच गई है, माइक्रोप्लास्टिक। और अब नए अध्ययन इसे सीधे सीधे हृदय रोगों से जोड़ रहे हैं। हाँ, ये वाकई एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ये जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे प्लास्टिक के कण हैं। इतने छोटे? हाँ, बहुत छोटे। ये हवा से, पानी से, खाने से हमारे शरीर में जा रहे हैं। और रिसर्च बता रही है कि ये खून के जरिए मस्तिष्क, लिवर, गुर्दे और यहाँ तक कि हृदय की मांसपेशियों और धमनियों में भी जमा हो सकते हैं। दिल में प्लास्टिक? जी। माना यह जा रहा है कि ये कण शरीर में एक तरह की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। इससे धमनियों में प्लाक बनने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और यही प्लेक फटने से हार्ट अटैक होता है। बिल्कुल। कुछ स्टडीज में तो हृदय रोगियों की निकाली गई धमनियों में बाकायदा
पीवीसी और पीईटी जैसे प्लास्टिक के माइक्रोकण मिले भी हैं। ये सुनकर ही कितना अजीब और डरावना लगता है ना? और भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि 2016 में ही करीब 27% मौतें हृदय रोगों से हुई थीं। सही बात है। इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन जैसे कदम जरूरी हैं, लेकिन ये लड़ाई लंबी है। हाँ, लगता तो है। एक वैश्विक संधि पर भी काम चल रहा है, क्योंकि ये समस्या किसी एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की है। इसके तार अदृश्य रूप से हम सबसे जुड़े हैं। बिल्कुल। और अब आखिर में एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जहां धर्म, परंपरा और भू राजनीति की अदृश्य शक्तियां आपस में टकरा रही हैं। अगले दलाई लामा का चयन। जी, ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मसला है। वर्तमान दलाई लामा जी लगभग 90 वर्ष के हो रहे हैं और उन्होंने खुद भी उत्तराधिकार की प्रक्रिया के लिए किसी तरह के ढांचे का संकेत दिया है। धर्मशाला में बैठकें भी हो रही हैं। हाँ, देखिए, तिब्बती बौद्ध परंपरा में तो दलाई लामा को अवलोकितेश्वर यानी करुणा के बोधिसत्व का अवतार माना जाता है। हाँ। और उनका चयन पुनर्जन्म की खोज के जरिए होता है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चिंता चीन के हस्तक्षेप की है। चीन का हस्तक्षेप? बिल्कुल। 1995 में क्या हुआ था, दलाई लामा जी ने एक बच्चे को पंचेन लामा, जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण गुरु माने जाते हैं, जी, के तौर पर पहचाना था। चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया और अपना उम्मीदवार थोप दिया। ओह, और वो बच्चा जो दलाई लामा जी ने चुना था? वो असली पंचेन लामा तब से लापता है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। हे भगवान! तो इसी पृष्ठभूमि में दलाई लामा जी ने यह कहा है कि उनका अगला अवतार, अगला दलाई लामा, तिब्बत के बाहर किसी स्वतंत्र दुनिया में जन्म लेगा। मतलब चीन के नियंत्रण से बाहर? जी। तो ये सिर्फ एक धार्मिक मसला नहीं रहा, अब ये एक बड़ा भूराजनैतिक मुद्दा बन गया है। अमेरिका का जो तिब्बत कानून है वो भी इसी जटिलता को दिखाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक पदार्थ के अनदेखे गुण, तकनीक के अदृश्य खतरे और आस्था व राजनीति की उलझी हुई शक्तियां, ये सब हमारे आज और कल को बना रही हैं। बिल्कुल। क्रॉसअप से लेके जीपीएस स्पूफिंग, माइक्रोप्लास्टिक और फिर दलाई लामा का उत्तराधिकार, सब जुड़े हुए लगते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। और ये हमें गहरे सवाल पे सोचने को मजबूर करता है ना, कि क्या इन सब अलग अलग दिखने वाली चीज़ों, हमारे दिल में प्लास्टिक के कणों से लेकर आसमान में सैटेलाइट के सिग्नलों तक, पदार्थों के अजीब गुणों से लेकर सदियों पुरानी परंपराओं तक, क्या इनके बीच कोई ऐसा अनदेखा रिश्ता है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? सोचने वाली बात है। और अगर हम इन रिश्तों को पहचान लें तो दुनिया को देखने का, उसे समझने का हमारा नजरिया शायद बिल्कुल बदल जाए।